तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अमेरिका का बड़ा दावा है। हॉर्मुज सभी जहाजों के लिए खुला होने का दावा किया है। अमेरिकी सेना ने समुद्री सुरक्षा का भरोसा दोहराया है। 800 से अधिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन का दावा है। जल डमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण नहीं, यूएस ने कहा है, अमेरिका ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर आवाजाही सामान्य है, यानी कि नॉर्मल है। आपको बता दें कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने फिर से ऐलान किया है कि हमने इसको बंद कर दिया है, नाकेबंदी कर दी है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार ये बात कही गई है कि अमेरिका हम पर निशाना बना रहा है। बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया न्यूज पर, कमांडर भूषण दीवान सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सब बहुत बहुत स्वागत आपका, गुड इवनिंग आपको। और आपसे मेरा देखिए सर यही सवाल होगा कि अब इस हमले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ने यह कहा है कि सामान्य है चीजें, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वर्चस्व की लड़ाई है। ईरान तो चाह रहा है कि हॉर्मुज पे कंट्रोल करे, और जो टैंकर्स वॉर है, ईरान इराक वॉर है, जो 88 में खत्म हुआ है 8 साल के बाद, उस टाइम से आज 48 साल हो गए हैं उसको। उस टाइम से ईरान प्रिपेयर कर रहा है कि अगर मौका आता है कल को हमारे साथ इराक की तरफ से, अमेरिका की तरफ से लड़ाई होती है, तो हम हॉर्मुज को कंट्रोल करें। और उसके लिए ईरान ने पूरी तैयारी की है। पूरा कोस्टल एरिया, नॉर्दर्न कोस्टल एरिया जो है, वो सब उन्होंने हैवी डिफेंसेस डिप्लॉय किए हुए हैं। और अब तो उन्होंने क्या किया है, हॉर्मुज के अंदर आपको पता है उत्तरी भाग जो है वो ईरान के साउथ में है, और वो जो है टीएसएस चलता है। टीएसएस का मतलब ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। उसमें क्या है कि जो नीचे वाला भाग है 1.5 किलोमीटर का विड्थ वाला, वो शिप्स अंदर जाते हैं गल्फ में, और फिर 1.5 किलोमीटर का गैप है, और फिर एक चैनल और है, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम जो कह रहा हूं मैं, वो आने वाले जहाज 1.5 किलोमीटर में आते हैं। तो काफी डीप वाटर है, उसमें चल रहा था हमेशा काम। तो वो कंट्रोल चाहता है, ईरान चाहता है कि उससे ही जो है शिप्स आए। बल्कि जो चल रहा था टीएसएस, उससे भी थोड़ा ऊपर ले गए वो चाहते हैं इससे गुजरे, और पूरे शिप उससे गुजरे। अगर उससे नहीं गुजरेंगे तो हम मानेंगे कि हॉर्मुज से अनऑथराइज्ड तरीके से गुजर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, हम उन पर अटैक करेंगे। यही उन्होंने अटैक किया 3 जहाज पे 2-3 दिन पहले। उसके बदले में अमेरिका ने उन पे 80 ठिकानों पे ईरान के अटैक किया। उसके बाद फिर आज साइप्रस शिप है जिसमें कई इंडियन सेलर्स थे, कंटेनर शिप था, तो वो डैमेज हुआ, इंजन रूम डैमेज हुआ, मैसिव डैमेज हुआ। आरजीसी ने किया है वो भी। तो उसके ऊपर जो है वो फिर उसके बाद ईरान ने तो पूरा गल्फ कंट्रीज जो है, कतार है, कुवैत है, बहरीन है और सऊदी, इनके ऊपर अटैक जब किया है, तो उसके चलते सामने से अमेरिका ने कई जगहों पे अटैक किया ईरान के। तो लड़ाई काफी बढ़ रही है आगे। सवाल ये आ रहा है कि अमेरिका सोचता है कि ये जो अमेरिका पहले तो कर नहीं पाया, हॉर्मुज तो बंद कर ही लिया ईरान ने। और आपको पता है, नेवल ऑफिसर मैं आपको बता दूं, जब माइंस लग जाती हैं तो माइंस लगाना तो आसान है, उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। वो पता नहीं लगता है, पानी में हिलती भी रहती है। और मिलिट्री की तो आर्मी के अंदर भी जो माइंस होती हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की माइंस बाद में फूट रही हैं, और जब तो उनको निकालने जाते हैं तो फूट जाती। माइंस क्या है? माइंस तो ऐसा ही है ना, जैसे आप कहे ना, बस स्टॉप पे ब्रीफकेस पड़ा है, उठाया तो फूट गया, उसके अंदर बॉम्ब है। ये तो ये वर्चस्व की कहानी है। पर मैं समझता हूं, मेरा आंकलन है कि ये 10-12 दिन तो जरूर फुल फोर्स से लड़ेंगे आपस में ये। उसके बाद क्योंकि दोनों चाहते हैं ये सीज फायर हो जाए, मैं समझता हूँ 60 दिन है, अभी 2-3 हफ्ते हुए हैं, क्यों हो जाए। क्यों अमेरिका ने बहुत खर्चा कर लिया है, कोई अचीव तो किया नहीं। अमेरिका कितना भी मार ले, ईरान घुटने पे नहीं आएगा, और ईरान कितना भी सह ले, वो अमेरिका के ऊपर आउट जीत नहीं सकता है। तो स्टेलमेट है, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट है। तो दोनों की तरफ टक्कर लगी हुई, तो रोकना चाहते हैं दोनों। तो अभी दिखा रहे हैं अपना एक दूसरे को क्या होता है। और सबसे बड़ी चीज इजराइल इसमें फोर्स कर रहा है कि चीज बढ़ती रहे, कम ना हो। क्यों? और इसी बीच मैं बता दूं आपको, इसी बीच मेरा आंकलन तो ये है, ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। और उनको पता है, और हाँ, और उनके जो खुमैनी है, जो उनके पिताजी की फौत हो गई 28 फरवरी को, वो तो कहते हैं हम इसका बदला लेंगे। मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हैं कि हमारे फादर को किसी ने ऐसा किया। वो तो कहते हैं अमेरिकन जो है, ये हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हमारे अगेंस्ट है, इनको हमने तबाह करना है। तो ये जो है आपने हमारे आका को मार दिया, और उसको हम तो बदला लेके छोड़ेंगे। वो बढ़ रहे हैं, और चीन भी सपोर्ट कर रहा है उसके अंदर, रूस भी, नॉर्थ कोरिया भी, ये आगे चीजें बढ़ रही हैं। और न्यूक्लियर वेपन उनके हाथ में आया तो ये जरूरी है लड़ाई बढ़ेगी। न्यूक्लियर वेपन हाथ में आया तो लड़ाई नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आ गया है।
सर प्लीज आप बने रहिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं लौटूंगी आपके साथ चर्चा में। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो चुका है। 71 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा है। कार्यालय ने निधन की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। लिंडसे ग्राहम के निधन पर ट्रंप का भावुक संदेश, सच्चे अमेरिकी देशभक्त थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है लिंडसे ग्राहम के लिए। पूरी खबर सुनिए। व्हाइट हाउस का झंडा आधा झुकाया गया है। लिंडसे के निधन के बाद झंडा झुकाया गया। लिंडसे ग्राहम के निधन के बाद ईरान में जश्न है। ईरानी मीडिया ने लिंडसे के निधन मीठी खबर बताया है। अमेरिका के वरिष्ठ रिपब्लिकन सीनेटर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी लिंडसे ग्राहम का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। और मेरे साथ बेहद खास मेहमान भूषण सर जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ही इज। सर मैं आपका रुख चाहती हूँ। सर ये बताइए कि लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे सच्चाई क्या है? सर बेहद करीबी है, 71 साल की आयु में निधन होना कहा जा रहा है कि नॉर्मल नहीं है। ईरान ने मीठी खबर क्यों कहा? सर क्या ईरान की तरफ से मारे गए हैं क्या? इसके बारे में आंकलन नहीं लगाया जा सकता। अच्छा। पर ये तो सही है कि जो लिंडसे ग्राहम है, पहले तो शुरू में तो जब ट्रम्प खड़ा हो रहा था इलेक्शन के लिए तो कहते थे ये तो रिपब्लिकन पार्टी को डुबा देगा, ये तो फिट फॉर प्रेसिडेंट नहीं है और तकलीफें देगा। और बाद में जब ये बन गए ट्रम्प साहब तो ये तो बहुत क्लोज हो गए उनके। और ये जो है एयरफोर्स में, अमेरिकन एयरफोर्स में 2012 में 15 में एज ए कर्नल रिटायर हुए हैं अमेरिकन एयरफोर्स में। और अमेरिका में तो ये जो है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का रैंक सेम ही होते। तो उसमें क्या था, ये जुडिशियल सर्विस में थे और इन्होंने कई सारे जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका में तो ये होता है कि जस्टिस भी अपने रखे जाते हैं। अच्छा। प्रेसिडेंट अपने रजिस्टर रखता है। हमारे यहाँ नहीं है कि सर्विस है, उभरते हैं जो जेडीसी, जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, जो भी है, ऐसा नहीं है। ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। क्यों? अमेरिकन सिस्टम में पावर है प्रेसिडेंट को भी 4 साल तक आप फुल फ्रीडम से काम करो। अच्छा। और उसके बाद 4 साल के बाद देखेंगे, आपकी रिपोर्ट लेंगे, या तो आपको इलेक्ट किया जाएगा या तो बाहर जाएंगे। इसलिए फ्रीडम का अप्रोच उनको दिया, ऑलमोस्ट लाइक डिक्टेटर का अप्रोच है। तो इन्होंने बड़ा काम किया। और नंबर 1, नंबर 2, ये मिलिट्री में मामले में हालांकि जुडिशियल सर्विस में थे, एयरफोर्स में कॉम्बैट में नहीं थे, कॉम्बैटेंट नहीं थे, पर इनके मन में ये बड़ा था कि अमेरिका जो है बड़े हॉकिश थे कि रशिया को, चीन को, ईरान को दबा के रखो और ये ईरान और यूके के, इंडिया के साथ और बाकी देशों के साथ मिल के रहो। तो ये मिल के रहो वाली बात तो आपने देखी है। ट्रम्प ने टेरर बॉम्ब छोड़े, उसकी बात सुनी नहीं तो ट्रम्प को इनका बड़ा सपोर्ट था। अब क्यों मरे, क्यों डेथ हुई? 71 साल तो लंबी उम्र नहीं है। पर सवाल ये भी, एक काम उन्होंने बहुत किया। अब यूक्रेन से लौटे थे अभी और इनकी डेथ हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी क्या है। एक सेनेटर के लिए हाफ मास्ट को, सेनेटर से जो अपर हाउस हमारा राज्यसभा है वैसे है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये थे। तो एक सेनेटर के लिए हाफ मास्ट फ्लैग करना 3 दिन के लिए, ये बड़ी ऊंची इज्जत है उनके लिए। पर ये क्या कारण है मालूम नहीं। और बड़े इजराइल को सपोर्टिव थे और ये बड़े एग्रेसिव और हॉकिश थे। तो ये ईरान ने तभी कहा है, अच्छी बात है, हॉकिश आदमी खत्म हो गया। सर आप देखिए स्थितियां कैसी आ गई हैं कि किसी के मारे जाने पर दूसरा जो देश है वो खुश हो रहा है। जाहिर सी बात है, अमेरिका खुश हो रहा था जब अली खामनेई की मौत हो गई, ईरान खुश हो रहा है लिंडसे की मौत हो गई। सोचिए सर कि कैसी विषम परिस्थितियां बन गई हैं इन देशों की, और इसकी वजह है कि हम सब भी झेल रहे हैं, पूरी दुनिया इसके जद में। बिल्कुल बियॉन्ड ह्यूमैनिटी चले गए हैं हम तो। सनातन में कहते हैं ना, जन्म मरण और शादी के टाइम तो आप मिल जाते हैं। और यहाँ तो डेथ हो रहा है तब भी उसका जश्न मनाया जा रहा है। हाँ। मतलब कहते तो है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पर ये तो इंतहा कर दी। पर शुरू तो अमेरिका ने किया ना, ट्रंप ने 28 फरवरी को करके क्या क्या किया उन्होंने। तो ये हाल है। तो आप बिल्कुल सही कह रही है। कहते हैं ना, एलिफेंट्स मेक लव और एलिफेंट्स मेक वॉर, ग्रास सफर्स। तो हम लोग तो सफर कर ही रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लड़ाई आपस में इनकी चल रही है। सर ट्रंप की चाहत में पूरी दुनिया इसके जद में है। आप सोचिए कि पूरे देशों का नुकसान हो रहा है। ये तक खबरें हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से ब्रेंट क्रूड बढ़ गया सर, $79 प्रति बैरल हो चुका है। जाहिर सी बात है कि विद इन कमिंग वीक्स मुझे ऐसा लगता है कि फिर से दाम बेतहाशा बढ़ेंगे। अब हमारी बेचारी आम जनता है वो झेलेगी, सब दाम बढ़ जाएंगे अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी है और साथ में, पर मैं ये समझता हूँ इस वॉर के साथ ट्रम्प कितने भी आवाज कर ले, शोर मचा ले, ये अमेरिका की जो साख है गल्फ में वो गिरी है, पूरी तरह गिरी है। क्यों गिरी है? ईरान जैसे देश को हिला नहीं पाया। वैसे तो ना वियतनाम को हिला पाए, ना अफगानिस्तान को हिला पाए, कईयों को हिला नहीं पाए। ये तो पीछे से लड़ते हैं, यूक्रेन को आर्म्स दे दो और वो अमेरिका से लड़ता, रशिया से लड़ता रहे। पर सवाल ये है कि जो सऊदी, बहरीन, कतार, कुवैत, अभी हम इतनी जमीन आपको दी है, मिलिट्री बेसेस दिए हैं, आप हमें छत छाया क्या देंगे डिफेंस की? आपने तो कुछ किया ही नहीं। ईरान आपको ही दाग रहा है।
तो हमें क्या बचाएंगे? तो ये तो चीज भूलेंगे नहीं गल्फ, जीसीसी गल्फ कंट्रीज। ठीक है। और अमेरिका का जो डिफेंस कंट्रोल है वो वर्चस्व है, ये गल्फ से कम ही हुआ है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया भूषण सर आने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे बड़ी जानकारी आपको देंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर